क्या दोस्तों आपको पता है मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में सबसे टॉप पर कौन सा राज्य रहा? और एक ऐसे बल्लेबाज जो तेज गेंदबाज है और उन्होंने हाल ही में 600 टेस्ट विकेट लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो यह गेंदबाज कौन है? क्या आपको पता है? हाल ही में एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग चलता तो है लेकिन कैलकुलेटर से भी ज्यादा फास्ट काउंट वह कर सकता है, जिसको हाल ही में एक अवार्ड से नवाजा गया। तो बस ऐसे ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर के वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो अभी तक हमारी चैनल GK 2020 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हमारे इस वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 28 अगस्त का करंट अफेयर का वीडियो। पहला क्वेश्चन, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर कौन रहा? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसकी टैगलाइन है पूंजी सफलता की कुंजी। और मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे टॉप पर रहा है तमिलनाडु राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY, इसके तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची की बात करें तो सबसे ऊपर रहा है तमिलनाडु। और 31 मार्च 2020 तक तमिलनाडु ने 58,227 करोड़ रुपए का लाभ उठाया था। तो दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा? पश्चिम बंगाल। और तीसरे स्थान पर इस योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है कर्नाटक। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पहले तो आप इस बैनर को पढ़िए कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जरूरतमंदों के लिए वित्तीय मदद के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। और इसमें 3 प्रकार की योजना है, शिशु, किशोर और तरुण। और किसके आपको यह भी पढ़ना है कि शिशु 50,000 रुपये तक का लोन, इसको बोलते हैं शिशु, 50,000 से 5 लाख तक का लोन किशोर, और तरुण 5 लाख से 10 लाख तक का लोन। ओके, इस तरह डिवाइड किया गया है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं अधिकतम। और इस योजना की शुरुआत कब हुई? वर्ष 2015 में हमारे प्रधानमंत्री ने इस योजना को लॉन्च किया। और जब टॉप पर रहा है तमिलनाडु, तो पहले तो आप मैप में देखिए कि दक्षिण में स्थित है यह तमिलनाडु, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु की कैपिटल का नाम क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है इडप्पाडी के पलानीसामी। और तमिलनाडु का प्रमुख भोजन क्या है? चावल। तमिलनाडु का लोकप्रिय और प्रसिद्ध नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। और तमिलनाडु का राजकीय पक्षी है पन्ना कबूतर। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में निर्यात तैयार सूचकांक यानी कि EPI 2020 पर रिपोर्ट किसने जारी की? EPI, इसका पूरा नाम क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स 2020, यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक। और 2020 के इस रिपोर्ट को तैयार किया है नीति आयोग ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीति आयोग। और बात करें इस सूचकांक की, तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 रिपोर्ट में भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। तो मूल्यांकन किया गया है तो कोई ना कोई राज्य का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। तो वह राज्य कौन सा है? तो याद रखो, सबसे टॉप पर रहा है निर्यात की तैयारी और प्रदर्शन के मामले में गुजरात। और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। तो यह तीनों स्टेट के नाम आपको याद रखने हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया है? नीति आयोग ने। और जब रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा, तो इसी के बारे में और भी बात करें तो इस रिपोर्ट के बारे में
केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जबकि बाद में गोवा और चंडीगढ़ है। और नीति आयोग, तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगले हम बात करें, लेकिन इस निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 की संरचना में कौन से 4 स्तंभ शामिल है? 4 स्तंभ शामिल है। क्लास 1-2 एग्जामिनेशन के लिए यह मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में 4 स्तंभ शामिल है। एक है नीति यानी कि पॉलिसी, व्यवसाय परितंत्र, बिजनेस इकोसिस्टम, निर्यात परितंत्र, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और निर्यात निष्पादन यानी कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। और बात करते हैं इसी के साथ नीति आयोग की। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा पदेन अध्यक्ष होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के अध्यक्ष। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत, जिसका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही पोलोमी घटक निम्न में से किस खेल से जुड़ी है? पोलोमी घटक हाल ही में सुर्खियों में रही वो टेबल टेनिस से जुड़ी हुई एक जानी मानी भारतीय प्लेयर है। किस इवेंट? टेबल टेनिस। तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, नाम है पोलोमी घटक। तो भारतीय टेबल टेनिस स्टार पोलोमी घटक ने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम और 2000 और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और इसलिए आपको याद रखना है, इस खिलाड़ी नाम है पोलोमी घटक और वो टेबल टेनिस की एक जानी मानी प्लेयर है। और पोलोमी घटक पहली बार ओलंपिक में तब खेली थी जब महज वो सिर्फ 16 साल की थी। 2010 में कॉमनवेल्थ में रजत पदक जीता था और हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस विमान वाहक पोत को गुजरात के अलंग कस्बे में स्थित शिप यार्ड में लाकर कबाड़ में परिवर्तित किया जाएगा? यानी कि यहां गुजरात का जो अलंग है वो इसी तरह के जो पोत है इसको अलग करके छोटे छोटे टुकड़े में बिखेर करके उसके जो पार्ट्स है उसको बेचता है। कहां पर स्थित है? गुजरात के भावनगर जिले के अलंग में। और यहां हाल ही में INS विराट को, किसको? INS विराट को बंबई से गुजरात के अलंग में लाया जाएगा। 3 साल से 2017 से यह INS विराट हमारा जो विमान वाहक पोत है उससे रिटायर कर दिया गया था। तो विमान वाहक पोत विराट 3 वर्ष पूर्व सेवा मुक्त हुआ था। श्री राम ग्रीन शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज ने INS विराट को कुल 38 करोड़ रुपए में खरीदा है। INS विराट विश्व में सबसे अधिक समय तक सेवारत रहने वाला ये एक युद्ध पोत है। तो आपको याद रखना है, एक नया कीर्तिमान है INS विराट के नाम, विश्व में सबसे अधिक समय तक सेवारत रहने वाला। और इसी के बारे में आगे बताऊं तो INS विराट को HMS हरमन्स नाम से वर्ष 1959 में ब्रिटिश नौसेना में तैनात किया गया था। और विमान वाहक पोत विराट को मार्च 2017 में नौसेना से मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में डीकमीशन किया गया था और अब इसको अलंग लाया जा रहा है। 5वां क्वेश्चन, 600 टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? यहां आप दोस्तों इमेज में इस व्यक्ति को पहचान सकते हैं। तो पहचानो किस देश का यह तेज गेंदबाज है जिसने एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, 600 टेस्ट विकेट चटकाए हैं। इस खिलाड़ी का नाम है जेम्स एंडरसन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जेम्स एंडरसन। तो इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने किसको आउट करके बाद में यह उपलब्धि हासिल की है? तो 600वां जो विकेट लिया है उन्होंने पाकिस्तान के अजहर अली को आउट किया और अपने नाम एक नया कीर्तिमान किया 600 विकेट लेने का। क्या
इससे पहले, इस गेंदबाज से पहले क्या कोई और खिलाड़ी को इस उपलब्धि मिली थी? बिल्कुल नहीं। यह पहला तेज गेंदबाज है जिन्होंने 600 विकेट लिए हैं। लेकिन स्पिन गेंदबाज 3 है, मुथैया मुरलीधरन। इस व्यक्ति को पहचानो, इसे तो पहचानते ही है। तो चलिए बात करें। जेम्स एंडरसन अब 3 स्पिनरों यानी कि मुथैया मुरलीधरन, शेन वार्नर और हमारे भारत के अनिल कुंबले के बाद 600 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं। कौन से नंबर के? चौथे गेंदबाज बन गए हैं। और वह 2018 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। किस साल में? 2018 में। छठा क्वेश्चन, NFL ने नोएडा में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय की बाहरी दीवारों पर किस राज्य की प्रसिद्ध वारली पेंटिंग प्रदर्शित की? NFL, इस टर्म का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नोएडा में स्थित अपने कार्यालय में हाल ही में हमारे प्राचीन परंपरा से जुड़ी यह वारली पेंटिंग प्रदर्शित की है। तो यह वारली पेंटिंग है वो महाराष्ट्र की एक फेमस पेंटिंग है जो दीवारों पर की जाती है। और यहां पढ़ सकते हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि NFL, और उन्होंने जो अपना कार्यालय है इसकी दीवारों पर यह वारली पेंटिंग करवाई है। तो इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय लोक कला को बढ़ावा देना। और वारली पेंटिंग की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई है और यह उत्तरी सह्याद्री में व्यापक रूप से वारली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। और दोस्तों, हमारे भारतीय कला और संस्कृति की दृष्टि से क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में यदि पूछ लिया जाए कि हाल ही में सुर्खियों में रही वारली पेंटिंग है क्या, तो प्राकृतिक तत्व वारली पेंटिंग में मुख्य आकर्षण होते हैं। यानी कि प्राकृतिक रंगों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इस पेंटिंग में चावल का पेस्ट, गोंद एवं जल का मिश्रण चित्रों को सजाने के लिए उपयोग में किया जाता है। और बांस की छड़ी का उपयोग ब्रश के रूप में किया जाता है। किसका? बांस की छड़ी का उपयोग। और जब बात करते हैं वारली पेंटिंग और महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल का नाम है मुंबई, महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। और वो महाराष्ट्र के 18वें चीफ मिनिस्टर है। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ। और यहां मैप में देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर है तेलंगाना, यहां पर कर्नाटक और गोवा से जुड़ा हुआ यह महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का राज्य पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर, तो राज्य फूल है जरूल। और बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1862 को। और महाराष्ट्र का राज्य पेड़ आम और राज्य पशु भारतीय विशाल गिलहरी है। चलिए आगे बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप का अंतिम पोलियो मुक्त देश घोषित हुआ? बहुत ही अच्छी खबर स्वास्थ्य को लेकर हमारे सामने आ रही है कि हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप का अंतिम पोलियो मुक्त देश कौन घोषित हुआ। और किसी भी देश को पोलियो मुक्त कब घोषित किया जाता है? पिछले 3 साल में एक भी केस पोलियो का दर्ज नहीं हुआ है, इसी देश को हम पोलियो मुक्त घोषित कर सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इस अफ्रीकी महाद्वीप का नाइजीरिया ऐसा देश है जहां लास्ट इस तरह का केस 2016 में दर्ज किया गया था और पिछले 3 साल से एक भी केस वहां पर नहीं है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद 25 अगस्त 2020 को पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त घोषित हो गया है। वाइल्ड पोलियो से मुक्त घोषित हुआ अफ्रीका। तो अफ्रीका देश नाइजीरिया में ही पोलियो वायरस शेष था और पिछले 4 वर्षों से यहां पोलियो का एक भी मामला नहीं आया है। और इसीलिए जब WHO ने नाइजीरिया देश को घोषित किया है पोलियो मुक्त देश और महाद्वीप भी हो गया। बात करें नाइजीरिया देश की, कहां पर स्थित है? तो यहां पर देख सकते हैं, यह है अफ्रीका और अफ्रीका में यहां पर स्थित है यह नाइजीरिया यानी कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया, जिसकी कैपिटल का नाम है अबुजा
और नाइजीरिया के राष्ट्रपति है मुहम्मदू बुहारी। और नाइजीरिया की सीमा पश्चिम में बेनिन, पूर्व में चाड और कैमरून और उत्तर में नाइजीरिया से मिलती है, जिसकी करेंसी है नायरा। क्या? नायरा। 8वां क्वेश्चन, भारत के नीलकंठ भानु प्रकाश ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था, एक हमारा भारत देश का एक ऐसा लड़का जो कैलकुलेटर से भी तेज दिमाग रखता है और उन्होंने हाल ही में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और सभी जो महान गणितज्ञ है इसके रिकॉर्ड भी इस व्यक्ति ने तोड़ दिए हैं। तो हाल ही में माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में हमारे भारत के नीलकंठ भानु प्रकाश ने स्वर्ण पदक जीतकर हमारे देश का गौरव बढ़ाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोल्ड मेडल। हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश ने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लैंसबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञ के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया है, जिसको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो हमारे इस व्यक्ति को बहुत बहुत बधाई। और बात करें इसी गणितज्ञ की, तो नीलकंठ भानु प्रकाश ने 167 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो वहीं लेबनान के मोहम्मद एल मीर ने 102 अंक के साथ रजत पदक और यूएई की अस्मिता पाल ने 100 अंक के साथ कांस्य पदक जीता है। तो यह किस तरह संभव हो पाता है वो भी हम नहीं सोच सकते। 20 वर्षीय नीलकंठ भानु प्रकाश दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में गणित ऑनर्स के छात्र है और उन्होंने दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर होने के लिए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों हम किसी एक रिकॉर्ड वर्ल्ड लेवल पर नहीं बना सकते, लेकिन इस व्यक्ति ने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में पास्कल लिसोबा का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? यहां आप इमेज में देख सकते हैं पास्कल लिसोबा, वो कांगो देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कांगो देश। तो पास्कल लिसोबा 1960 में कांगो के स्वतंत्र देश बनने के बाद कृषि मंत्री बने। उन्होंने 1992 से 1997 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था और कांगो गणराज्य के हाईकोर्ट ने 2001 में देशद्रोह और भ्रष्टाचार के आरोप में पास्कल लिसोबा को 30 साल की सजा सुनाई थी। तो पास्कल लिसोबा 30 साल की सजा सुनाई थी, जिसका हाल ही में देहांत हो गया है और वो कांगो देश के थे। तो यहां आप मैप में देखिए कांगो कौन कौन से देश अगल बगल में स्थित है। तो यहां पर अंगोला, यहां पर दोस्तों सेंट्रल अफ्रीकन, सूडान, युगांडा जैसे देशों से घिरा हुआ है यह कांगो। और कांगो के राष्ट्रपति है डेनिस सासो गुगेसो और कांगो के प्रधानमंत्री है क्लेमेंट मोम्बा और कांगो की राजधानी ब्राजीविल क्या है? ब्राज़ाविल। 10वां क्वेश्चन, खेती और नाम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों हमारे भारत देश जब कृषि प्रधान देश है तो यहां हमें एक युग्म पूछ लिया गया है और यहां पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि गलत है। और क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में बस इसी पैटर्न के कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम चारों सेंटेंस को ध्यान से पढ़े। तो पहला ये युग्म हॉर्टिकल्चर बागवानी बिल्कुल सही है। फ्लोरिकल्चर यानी कि फूलों की खेती यानी कि फूलों का विज्ञान और ऑलेटिकल्चर सब्जी विज्ञान। लेकिन एपीकल्चर है वो फल का विज्ञान नहीं है, एपीकल्चर है वो मधुमक्खी से जुड़ा हुआ विज्ञान है। तो देखो ये युग्म गलत था, ऑप्शन ए। तो खेती और इसके नाम की चर्चा करें। एरोपोनिक पौधों को हवा में उगाना यानी कि एयर बोले तो हवा में उगाने वाली जो कृषि की जाती है इसका नाम है एरोपोनिक। एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी, फ्लोरिकल्चर यानी कि फूल का विज्ञान और ऑलेटिकल्चर सब्जी विज्ञान और पामोलॉजी फल विज्ञान। और इसी के साथ आगे बात करें तो विटीकल्चर यानी कि अंगूर की खेती, वर्मी कल्चर
केंचुआ पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, सेरिकल्चर यानी कि रेशम पालन और मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, इसे बोलते हैं मोरिकल्चर। और हाल ही में यह जब एपीकल्चर सुर्खियों में आया तो क्यों? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मधुमक्खी के क्षेत्र के लिए 5 अरब रुपए आवंटित किए गए हैं और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद अभियान के हिस्से के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए 4 मॉड्यूल भी बनाए हैं। और भारत इस शहद की बात करें तो भारत दुनिया के शीर्ष 5 शहद उत्पादों में शामिल है और एक दशक में देश में शहद का उत्पादन 242% और निर्यात 265% बढ़ा है। और इसीलिए यह जब मधुमक्खी के लिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में था तो मैंने यह क्वेश्चन सेट किया और आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। 11वां क्वेश्चन, इस साल आईपीएल का मैच कहां आयोजित नहीं किया जाएगा? यहां ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो कहां पर यह आईपीएल 2020 का आयोजन नहीं होगा? दोस्तों पहले तो मैं आपको बताऊं, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में यह आईपीएल खेला जाने वाला है और ऐसे 3 स्टेडियम है, दुबई, शारजाह और अबू धाबी, यानी कि तीनों जगह पर यह आईपीएल के मैच खेले जाएंगे। लेकिन यहां एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं है जहां पर यह मैच नहीं खेला जाए, यानी कि हमारा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो 13वां T20 आईपीएल 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में होगा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मैच 3 स्थानों दुबई, शारजाह और अबू धाबी में आयोजित किए जाएंगे। 12वां क्वेश्चन, शगुन गिफ्ट ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की है? शगुन गिफ्ट ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। और गलती से मैंने आपको यहां आंसर भी प्रेजेंट कर दिया, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, और उन्होंने हाल ही में शगुन गिफ्ट ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की। तो बात करें एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की, शगुन गिफ्ट ऑन इंश्योरेंस पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी का एक अनूठा उपहार है। इस पॉलिसी की खास विशेषता यह है कि इसे किसी को भी उपहार में दिया जा सकता है, यानी इसका पॉलिसी खरीदार से संबंधित होना जरूरी नहीं है। यानी कि मैं पॉलिसी खरीद सकता हूं और मैं अपने किसी रिलेटिव्स को इसको भेंट भी दे सकता हूं। तो दोस्तों यहां खरीदार से कोई भी संबंधित नहीं है पॉलिसी, ओके। और गिफ्ट रिसीवर यानी कि बीमित की आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष तक की होनी चाहिए। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई में स्थित है। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन है? यहां पढ़ सकते हैं दोस्तों, प्रकाश चंद्र कनपाल, यानी कि पीसी कनपाल एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ है। 13वां क्वेश्चन, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नेस्डेक बिलबोर्ड पर आने वाला देश का पहला फुटबॉल क्लब कौन बना? दोस्तों अमेरिका में एक है यह टाइम्स स्क्वायर, और कोई भी बड़ी इवेंट होती है तो इसको सम्मान देने के लिए इस टाइम्स स्क्वायर पर इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो हाल ही में मोहन बागान जो हमारे भारत देश की एक फुटबॉल क्लब है, इसको यहां पर कहां पर? न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जगह मिली, और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहन बागान। और यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, मोहन बागान यह फुटबॉल क्लब, और इसको प्रदर्शित किया है नेस्डेक। तो भारत का प्राचीन फुटबॉल क्लब मोहन बागान दुनिया भर में छा गया जब वह न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नेस्डेक बिलबोर्ड पर आने वाला देश का पहला क्लब बन गया। यानी कि हमारे भारत देश का पहला ऐसा क्लब जिसको इस स्क्वायर पर स्थान मिला है। और 1911 में मोहन बागान 2-1 से मिली जीत से टूर्नामेंट में ब्रिटिश दबदबे को खत्म करने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया था। यानी कि सबसे पुराना हमारा भारत देश का यह फुटबॉल क्लब है, और इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। किसकी? इस मोहन बागान फुटबॉल क्लब की। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था,
हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्चर्स ने कितनी इंटरनेट स्पीड का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों यहां पढ़ सकते हैं 178 TBPS यानी कि 178 टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड, और 1 क्लिक में चाहे आप नेटफ्लिक्स के सभी एपिसोड भी डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपके पास इस तरह का बढ़िया स्टोरेज डिवाइस है तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, और सही आंसर देने वाले हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं ऐसे ही उम्मीद रखता हूं आप ज्यादा से ज्यादा रिप्ले करें। ओके, हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है उनमें से एक है मोनिका जखार, वो हमारे साथ पहली बार जुड़ चुकी है, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कोट लिखा है कि कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। बिल्कुल सही है, अपने दम पर हमें आगे बढ़ना होगा। और डोडियार नितिन, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा। परमार चंद्रजीत, प्रियंक चौधरी फ्रॉम सूरत से, दीपक रोजासरा और हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं जो पहली बार आंसर दे रहे हैं। दीपिका मेवाड़ा, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। अर्पणा पटेल, आपका भी आंसर सही, हमारे चैनल में स्वागत है। चेतन जे राजपूत, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। बिल्कुल सही आंसर लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे और सब्सक्राइबर फ्रेंड है वो है प्रिया पटेल फ्रॉम वलसाड से। अशोक राठवा, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा और टीबीपीएस का पूरा नाम भी लिखा है। और नीलेक्स पटानवाडिया, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा। विकास कुमार जलगोविंद चाक, वो कभी भी कमेंट लिखना नहीं छोड़ते और डेली आंसर भेजते हैं, और वो भी बड़े ही खूबसूरत तरीके से। आपका भी स्वागत। पटेल मयंक, राठौड़ अंजलि, दीपक रोजासरा, जगदीश चुड़ासमा, कन्हैयालाल और हेमराज माली, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किसने जीता? दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था हमारे इस बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति जिन्होंने तकरीबन 2900 बार एयर में से डाइव लगाई है, तो ऐसा तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किसने जीता है? आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में, आंसर देना मत भूलिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, आपको भी लगता है कि वाकई में यह एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अच्छे करंट अफेयर का न्यूज चैनल है, तो आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।